नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज सियासत की तीन बड़ी खबरें हैं और इससे 2024 की पूरी स्क्रिप्ट बदल गई। मोदी विरोधी इंडिया अलायंस को झटके पर झटके लगे। एक झटका तो महाराष्ट्र से लगा, जिससे साफ समझ में आता है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई। एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे और शिंदे के साथ गए सारे विधायक भी बच गए। दूसरा झटका सोनिया गांधी की पार्टी को लग सकता है। आज सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने अयोध्या जाने का न्योता रिजेक्ट कर दिया। वो 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। इसका असर हिंदू वोट पर कितना पड़ेगा, जब 80-90 दिन के बाद चुनाव होंगे, ये उससे समझ में आएगा। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या जा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, मोदी भव्य पूजा करेंगे और हिंदू वोट बीजेपी की तरफ आएगा, इसमें अब कोई शक नहीं है। लेकिन आज की तीसरी खबर है मुसलमान वोटों का धीरे धीरे मोदी की तरफ बढ़ना। मंदिर के वक्त ही मुसलमान वोट मोदी की तरफ आ रहे हैं और इसका सिग्नल आज अहमदाबाद में मिला। अहमदाबाद में ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर मुसलमानों ने कहा कि मोदी इज द राइट चॉइस, और इससे कैसे इंडिया अलायंस फंसता हुआ दिखाई दिया, देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या अब भी भारत के मुसलमान ये नहीं मानेंगे कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? क्योंकि बाकी पूरी दुनिया के मुसलमान और उनके हेड तो ये मान चुके हैं कि एक बार फिर मोदी ही आ रहे हैं। यूएई में 100 में से 76 मुसलमान हैं। मोरक्को में 100 में से 99 मुसलमान हैं। सऊदी अरब में 100 में से 97 मुसलमान हैं। मिस्र में भी 100 में से 90 मुसलमान रहते हैं और बांग्लादेश में 100 में से 91 मुसलमान हैं। और ये सब मान रहे हैं कि 2024 में भारत के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। बस भारत के मुसलमान अभी तक नहीं मान रहे। – 2014 में मोदी को मुसलमानों के सिर्फ 8% वोट मिले, फिर भी मोदी को 282 सीटें मिली। 2019 में फिर मुसलमानों ने मोदी को सिर्फ 8% वोट दिया, मोदी की सीटें बढ़ी। इस बार मोदी को 303 सीटें मिली। 2024 में भी मोदी को मुसलमानों का वोट मिले न मिले, मोदी की जीत भी कंफर्म है और सीटों का बढ़ना भी। सवाल यह है कि क्या भारत के मुसलमान एक बार फिर लगातार तीसरी बार किसी हारने वाली पार्टी को वोट देंगे? क्योंकि अब तो दुनिया के बड़े बड़े इस्लामिक मुल्क भी ये मान रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही। श्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ 99% मुस्लिम आबादी वाले मोरक्को के कॉमर्स मिनिस्टर ने वाइब्रेंट गुजरात समिट में जो बातें कही हैं, उनसे मोदी हेटर्स को बहुत ज्यादा दुख होने वाला है। ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, our beloved king at that time expressed his admiration for the Indian model, which has succeeded in emerging as one of the largest world economy. Let me comment on what have been said beforehand. Prime Minister Modi, you made Gujarat as an engine of growth for Bharat, but you made Bharat as the engine of growth of the world, showing a regional leadership in advance. हो सकता है कि मोदी के विरोधी मोरक्को को एक छोटा देश कह दें, लेकिन अब जरा उस सऊदी अरब के निवेश मंत्री की बातें भी सुन लीजिए, जहां 97% मुस्लिम आबादी है और जहां से इस्लाम निकला है। वो अब अस्सलाम वालेकुम के साथ साथ नमस्ते भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नमस्ते। और अगर कुछ शक बाकी रह गया हो तो फिर उस यूएई के सबसे बड़े शेख की मोदी के साथ केमिस्ट्री देख लीजिए, जिसके दुबई जाने का हर कोई सपना देखता है। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद, जो मोदी के वाइब्रेंट गुजरात के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे। शेख बिन जायद का बहुत बिजी शेड्यूल था, लेकिन मोदी के इसरार पर वो चीफ गेस्ट बनने को न सिर्फ तैयार हुए, बल्कि अहमदाबाद की सड़कों पर
मोदी के साथ रोड शो भी किया। ये मोदी और मोहम्मद बिन जायद की केमिस्ट्री का ही कमाल था कि दोनों एक दूसरे को भाई बोलकर एड्रेस कर रहे थे। मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का इस आयोजन में शामिल होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आपने मोहम्मद बिन जायद को कभी भी ऐसे बड़े स्टेज पर बोलते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि वो अवॉइड करते हैं। लेकिन मोदी और भारत के सम्मान में वो वाइब्रेंट गुजरात समिट के स्टेज पर बोलने के लिए आए। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किसी भी सार्वजनिक मंच पर नहीं बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट में भाषण दिया। MBZ वाइब्रेंट गुजरात समिट में चीफ गेस्ट थे। उन्होंने अपना भाषण अरबी में दिया और प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाई बताया। अब अगर यूएई के राष्ट्रपति को यह भरोसा नहीं होता कि नरेंद्र मोदी ही फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो वो अपने एड्रेस में उन्हें भाई क्यों कहते, बाय बाय न कहते। मोदी ने भी जवाब में यूएई के प्रेसिडेंट को ब्रदर बताया। फ्रेंड्स, यूएई के राष्ट्रपति मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का इस आयोजन में शामिल होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वाइब्रेंट गुजरात में इस समिट में उनका यहां चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित होना भारत और यूएई के दिनों दिन मजबूत होते आत्मीय संबंधों का प्रतीक है। कुछ देर पहले हमने उनके विचार सुने। भारत को लेकर उनका विश्वास, उनका सहयोग बहुत ही गर्मजोशी से भरा हुआ है। जानकारी मिली है कि यूएई के राष्ट्रपति MBZ अपने बहुत बिजी शेड्यूल से समय निकालकर खुद वाइब्रेंट गुजरात समिट अटेंड करने के लिए आए थे। समिट में भाषण देने के बाद वो तुरंत कार्यक्रम स्थल से निकल गए, क्योंकि उन्हें दुबई निकलना था। इसीलिए मोदी कार्यक्रम छोड़कर अपने इस दोस्त को छोड़ने के लिए बाहर तक गए। भारत में मुस्लिम वोट की पॉलिटिक्स करने वाले कुछ नेताओं ने मोदी को मुसलमानों का दुश्मन बनाया हुआ है। वो दिन रात यही साबित करने में लगे रहते हैं कि मोदी मुसलमानों का भला नहीं चाहते, लेकिन यह बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई से बड़ा तो कोई दूसरा मुस्लिम देश नहीं है। और यहां के सबसे बड़े शेख, यहां के राष्ट्रपति, क्राउन प्रिंस प्रधानमंत्री मोदी को ही सबसे बड़ा नेता मानते हैं। इस्लाम तो मूर्ति पूजा के खिलाफ बताया जाता है, लेकिन यह मोदी राज में यूएई के साथ के कूटनीतिक संबंधों का ही कमाल है कि यूएई की धरती पर पहला हिंदू मंदिर तैयार हो गया है। 14 फरवरी को मोदी खुद उद्घाटन करने जाने वाले हैं। 2018 में इस मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। इस्लामिक देशों के साथ प्रधानमंत्री के इन बेहतरीन संबंधों का ही कमाल है कि आज हमें ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। भारत की अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी उस मदीना शरीफ पहुंची हैं, जहां गैर इस्लामिक लोगों के जाने पर सख्त मनाही है। यह इस्लाम का एक पवित्र शहर माना जाता है। स्मृति ईरानी हज और उमरा कॉन्फ्रेंस के लिए सऊदी अरब गई हैं। हाल ही में सऊदी अरब ने भारत के यात्रियों का हज कोटा भी बढ़ा दिया है। साल 2024 में हज करने के लिए भारत से कुल 1,75,025 श्रद्धालुओं का कोटा निर्धारित किया गया है। जाहिर तौर पर इसका सबसे ज्यादा फायदा भारत के मुसलमानों को ही हो रहा है, और इसके बाद भी मोदी हेटर्स मोदी को मुसलमानों के खिलाफ बताते हैं। वैसे मुस्लिम देशों के साथ इस कूटनीतिक केमिस्ट्री पर मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभालते ही काम शुरू कर दिया था। पहले कुछ साल तक तो ऐसा लगा कि ये मुस्लिम देश भी थोड़ा झिझक रहे थे, लेकिन अब इनके नेताओं की मोदी के साथ घनिष्ठता देखकर पूरी दुनिया हैरान होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोदी से पहले आखिरी बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री 1981 में यूएई गया था। तब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, जबकि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी 5 बार
यूएई के दौरे पर जा चुके हैं। अगस्त 2015, फरवरी 2018, अगस्त 2019, जून 2022 और जुलाई 2023 में, और इसका असर दोनों देशों के व्यापार पर दिखा है। भारत और यूएई के बीच व्यापार एक ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। दोनों देशों के बीच पिछले साल 84.5 अरब अमेरिकी डॉलर्स का व्यापार हुआ, जिसमें बड़ी बात यह है कि गैर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का व्यापार 48 अरब अमेरिकी डॉलर्स का है। इस्लाम के नजरिए से दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश सऊदी अरब है, जहां पूरी दुनिया के मुसलमान हज करने के लिए जाते हैं, और सऊदी अरब के साथ भी मोदी के कूटनीतिक संबंध बहुत शानदार हैं। सऊदी अरब के राष्ट्रपति और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खुद सार्वजनिक तौर पर मोदी को बड़ा भाई कहते हैं। कुछ महीने पहले ही सितंबर 2023 में जब मोहम्मद बिन सलमान G20 के समिट के लिए आए थे, तो मोदी ने उन्हें स्टेट गेस्ट के रूप में आमंत्रित करके पूरा सम्मान दिया था। भारत के मुसलमान मोदी को लीडर माने न माने, दुनिया के मुसलमान मोदी को न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का भी बड़ा लीडर मानते हैं। वो भारत की इस बढ़ती हुई ताकत को समझते हैं, इसीलिए भारत के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहे हैं, और मोदी भी मुस्लिम वर्ल्ड को पूरा सम्मान देते हैं। इसीलिए जब सितंबर 2023 में भारत में G20 का आयोजन हुआ, तो मोदी ने खास तौर पर बहुत से इस्लामिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इनवाइट किया था। भारत ने बांग्लादेश, इजिप्ट, नाइजीरिया, ओमान और यूएई यानी कुल 5 मुस्लिम देशों को मेहमान के तौर पर G20 समिट में बुलाया था। इसके अलावा सऊदी अरब, इंडोनेशिया और तुर्की G20 के सदस्य देश होने के नाते भारत आए थे। कुल मिलाकर भारत में G20 के समिट में 8 मुस्लिम देशों के हेड मौजूद थे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू, इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी और ओमान के सुल्तान हैदम बिन तारिक G20 में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे। नरेंद्र मोदी को मुसलमानों के खिलाफ बताने वाले कभी ये नहीं बताएंगे कि मोदी जब भी किसी मुस्लिम देश में जाते हैं तो उनकी प्रसिद्ध मस्जिदों में जाकर आते हैं। जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के काहिरो गए थे, और वहां प्रधानमंत्री उनकी प्रसिद्ध अल हाकिम मस्जिद में भी गए थे। मोदी इस्लामिक वर्ल्ड को यह दिखाना चाहते हैं कि भारत में पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ रहा है। मोदी मुसलमानों के तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, वो संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं मोदी के विरोधी। और उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल कांग्रेस की तरफ से जारी की गई यह चिट्ठी है, जिसमें लिखा गया है कि आने वाली 22 तारीख को सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि धर्म मनुष्य का एक व्यक्तिगत विषय होता आया है, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस भले ही अपनी दलील में कुछ भी कहे, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस की नजर देश के मुस्लिम वोटों पर है। कांग्रेस जानती है कि राम मंदिर के बनने से देश के सारे हिंदू वोट तो मोदी को जाने तय हैं। इसीलिए कांग्रेस के पास हिंदू वोट का कोई स्कोप नहीं बचा और वो मुसलमान वोट पर फोकस करना चाहती है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस के लिए मुसलमानों का वोट स्टैग्नेंट रहा है, यानी कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। 2009 और 2014 में कांग्रेस को 38% मुसलमानों के वोट मिले। 2019 में यह वोट 5% कम हुआ और कांग्रेस को 33% मुस्लिम वोट मिले, जबकि बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं मिला। 2009 में तो बीजेपी को 4% मुस्लिम वोट मिले थे, 2014 में 8.5% और 2019 में भी 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मुसलमान भी कब तक कांग्रेस की हार की हैट्रिक बनाता रहेगा? उसे भी तो यह समझ में आएगा कि हारने वाली पार्टी को नहीं, जीतने वाली पार्टी को वोट देना चाहिए। मोदी को वोट देने से मुसलमानों का नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होने वाला है, क्योंकि मोदी पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि भारत
क्या से क्या बनने वाला है। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 साल पहले भारत 11th पर था। आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके सपने ये मोदी का संकल्प है। आपके सपने जितने बड़े होंगे, मेरा संकल्प भी उतना ही बड़ा होगा। इन सारे समीकरणों में अगर भारत के मुसलमानों ने अपना फोकस बीजेपी की तरफ कर लिया और अगर बीजेपी को मुसलमानों के 15 से 20% वोट और मिल गए तो फिर कांग्रेस तो कहीं की नहीं बचेगी। कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा, कुछ अलग और कुछ एक नया पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट जैसा हो रहा है, जिसकी थोड़ी आहट दिल्ली में आ रही है और थोड़ी घबराहट लखनऊ में दिखाई दे रही है। लखनऊ से जो खबर छनकर आ रही है वो बताती है कि अखिलेश यादव और मायावती फिर से एक साथ आ सकते हैं। कांग्रेस भी यही चाहती है कि यूपी में अखिलेश और मायावती साथ रहें। अखिलेश यादव ने अपने विधायकों को आज एक हिंट दे दिया। क्या मायावती को भतीजे का ऑफर कबूल है? आप कल्पना कीजिए कि अगर सच में यह गठबंधन होता है जिसमें मायावती, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे चारों एक साथ हो जाएं, तो यूपी में बीजेपी का क्या होगा? देखिए रिपोर्ट। क्या यूपी में अखिलेश और मायावती फिर साथ आने वाले हैं? सपा बसपा के साथ आने से क्या बीजेपी को फर्क पड़ेगा? बीजेपी की 80 की 80 सीट लाने में क्या बाधा बनेगा ये गठबंधन? इंडिया गठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर भले ही बात बेहद धीमी रफ्तार से बढ़ रही हो, लेकिन अखिलेश यादव और मायावती के फिर साथ आने की खबर तेजी से चल रही है। खबर है कि चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बीएसपी फिर साथ आ सकते हैं। इसका संकेत कल समाजवादी पार्टी की बैठक में साफ साफ दिखा। हालांकि इससे पहले अखिलेश 6 जनवरी को बलिया में मायावती पर तंज कसते दिखे थे। मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल रहेंगे? आपसे मैंने कहा बाद का भरोसा कौन दिलाएगा? पार्टी की बैठक में अब अखिलेश ने नरमी के संकेत दिए हैं, यानी बसपा के एनडीए में शामिल होने की गुंजाइश बनी हुई है। अखिलेश यादव ने इस बैठक में अपने विधायकों से मायावती के खिलाफ बयानबाजी न करने को कहा। अखिलेश ने अपने पार्टी नेताओं से कहा कि मायावती काफी सीनियर नेता हैं। पार्टी के नेता उनका सम्मान करें और उनके खिलाफ कोई बयानबाजी न करें। देखा जाए तो कांग्रेस ये मान रही है कि सपा और रालोद के साथ रहते हुए भी 2024 में यूपी में बीजेपी के सामने वो लोग कुछ नहीं कर सकते। यही वजह है कि कांग्रेस अब बसपा को इंडी में लाने के लिए पूरी कोशिश करती दिख रही है। 2019 में यूपी के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जहां 50% वोटों के साथ कुल 80 में से 62 सीटें जीती थी, वहीं सपा ने 18% वोट के साथ 5 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 6.4% वोट के साथ सिर्फ 1 सीट मिली थी। रालोद को 1.7% वोट के साथ एक भी सीट नहीं मिली। अगर हम सपा, कांग्रेस और रालोद के वोटों को भी जोड़ दें तो 26% होता है, यानी बीजेपी से 24% कम।
वहीं 2014 में बीजेपी ने 42.6% वोट के साथ 71 सीटें जीती। सपा ने 22.4% वोट के साथ 5 सीटें जीती। कांग्रेस ने 7.5% वोट के साथ 2 सीटें जीती, जबकि रालोद ने 0.86% के साथ एक भी सीट नहीं जीती। यानी सपा, कांग्रेस और रालोद साथ आते तो भी 30% से ज्यादा वोट नहीं जुटा पाते। पिछले 2 लोकसभा चुनावों से तय है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और जयंत चौधरी मिलकर भी यूपी में मोदी और योगी की जोड़ी में सेंध नहीं लगा पाएंगे। यही वजह है कि कांग्रेस बसपा को इंडी गठबंधन में लाना चाहती है। दरअसल सपा और बसपा ने 2019 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा। बसपा ने 19.4% वोट के साथ 10 सीटें जीती। वहीं 2014 में बसपा ने अकेले चुनाव लड़ा था। उस दौरान बसपा को 19.7% वोट मिले थे, लेकिन सीट एक भी नहीं जीत पाई। यानी बसपा का 20% वोट अगर इंडी में आएगा तो यूपी में वो फाइट में आ सकती है। ये तो बात हो गई कि कांग्रेस क्यों बसपा को इंडी गठबंधन में लाना चाहती है। अगर इंडी गठबंधन में बसपा भी आ गई तो क्या यूपी में बीजेपी की स्थिति कमजोर होगी? यानी अखिलेश, राहुल, मायावती और जयंत चौधरी की चौकड़ी यूपी में मोदी और योगी की जोड़ी के सामने कितना टिक पाएगी? राम लहर पर सवार बीजेपी को क्या यूपी में 80 सीटें जीतने से ये चौकड़ी रोक पाएगी? अगर सिंपल गणित की बात करें तो अभी भी बीजेपी गठबंधन वाला एनडीए यूपी में काफी मजबूत नजर आ रहा है। 22 जनवरी के बाद तो इसमें और इजाफा ही होना है। यूपी में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन वाले एनडीए ने 51.2% के साथ 64 सीटें जीती थी। वहीं इंडी गठबंधन में शामिल सपा ने 18.11% वोट के साथ 5 सीटें जीती। कांग्रेस ने 6.4% वोट के साथ 1 सीट जीती। रालोद ने 1.7% वोट के साथ एक भी सीट नहीं जीती, जबकि बसपा ने 19.4% वोट के साथ 10 सीटें जीती। यानी विपक्ष की चारों पार्टियों को मिला दें तो इनका वोट शेयर 45.6% होता है, जो बीजेपी से अभी भी 5.6% कम है। यानी इन चारों पार्टियों यानी सपा, बसपा, कांग्रेस और रालोद के साथ आने के बाद भी बीजेपी गठबंधन वाली एनडीए की 64 सीटें कहीं नहीं गई। यानी 2019 वाला रिजल्ट यूपी में फिर दोहराया जाएगा। इसके साथ ही यूपी की आधी सीटें यानी 80 में से 40 पर भी बीजेपी का ये चारों पार्टियां मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। दरअसल 2019 में बीजेपी ने यूपी की 40 सीटें 50% से ज्यादा वोट शेयर हासिल कर जीती थी। जिन 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट से जीत हासिल की, वे हैं कैराना, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, एटा, आंवला, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, लखनऊ, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, अकबरपुर, जालौन, झांसी, हमीरपुर, फतेहपुर, फूलपुर, इलाहाबाद, बहराइच, कैसरगंज, गोंडा, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, वाराणसी। यानी इन सीटों पर भी बीजेपी को हराने के लिए इंडी गठबंधन को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जमीन पर यह नजर नहीं आ रहा। लोकसभा चुनाव को 60 दिन बचे हैं। बीजेपी जहां अपनी रणनीति बनाकर अब कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रही है, वहीं इंडी गठबंधन अभी भी सीट शेयरिंग में उलझा है। इसके साथ ही अभी भी बसपा जैसी पार्टियों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि मायावती को लेकर इंडी गठबंधन में क्या चल रहा है, कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव जहां मायावती के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा कि मायावती खुद ही गठबंधन से अलग हुई थी। कितनी सीटों पर चर्चा हुई सर? सीटों सब पे हुई चर्चा। कितनी सीटों सर? क्या फॉर्मूला तैयार हुआ? क्या फॉर्मूला कुछ नहीं, जो प्रगति होगी वो आपको जल्दी
पता चल जाएगी। वो बसपा को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश है। ये उनसे पूछो, हमसे क्यों पूछते हो? सर आप भी इंडिया अलायंस के इम्पोर्टेंट। इस पर मुझे कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि मैं बहन जी के साथ समझौता कर चुका हूँ और उन्होंने ही एक तरफा उसे तोड़ा था। ऑल ऑफ यू नो इट। इसलिए अब मैं क्या कहूँ? सर ये बताइए कि अगली बैठक कब होगी और मतलब अगली बैठक 12 को, 12 तारीख। जल्दी सब हो जाएगा, डोंट वरी। तो कोई लड़ाई नहीं, कोई मनमुटाव? कोई मनमुटाव देखा नहीं किसी के। चले देखिए, सलमान साहब जा रहे हैं और लोग जा रहे हैं, दे आर ऑल हैप्पी। अब कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान सुनिए। सलमान खुर्शीद का कहना है कि रामगोपाल यादव के साथ बातचीत में मायावती को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई। कोई डिसीजन नहीं हुआ, हमारी अच्छी मीटिंग हुई। एक दूसरे के साथ बातचीत करना भी अनिवार्य होता है। बातचीत करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ हम जुड़ें और उसके बाद बैठकर समझौता करें कि कहाँ कहाँ कौन कौन कैसे कैसे लड़कर जीत सकता है, कहाँ कहाँ हम किस तरह से जीत सकते हैं, वो हमारी प्राथमिकता है। इस पर दोनों ओर से जो थोड़ा बहुत हमको होमवर्क करना है वो हम करके तैयारी में 2-3 दिन बाद फिर से बात करेंगे। बीएसपी अभी इंडिया अलायंस में नहीं है कहीं दूर, तो इसलिए हमारा मैंडेट सिर्फ इंडिया अलायंस की पार्टी से बात करने का है और किसी पार्टी से भी बात करने का। इसके साथ ही बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 42 सीटें 1 से 5 लाख वोटों से जीती थी। अभी जिस तरह इंडी गठबंधन की तैयारी दिख रही है, उसे देखते हुए इन सीटों पर बीजेपी को चुनौती देना आसान नहीं है। दरअसल बीजेपी ने 2019 में 19 सीटें 1 से 2 लाख वोटों के अंतर से जीती थीं। 13 सीटें ऐसी थीं जिसे बीजेपी ने 2 से 3 लाख वोटों के अंतर से जीता। 6 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी ने 3 से 4 लाख वोटों के अंतर से जीती। 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर 4 से 5 लाख वोटों का था। वहीं एक सीट बीजेपी ने 5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीती थी। हालांकि बीजेपी भले ही अभी मजबूत दिख रही है, लेकिन इंडी गठबंधन में बसपा के आने से फर्क तो पड़ेगा। पिछले 2 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट भी यही बताते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2019 में बीजेपी की लहर भी ज्यादा थी। बीजेपी ने 2014 के मुकाबले 2019 में 303 सीटें जीती। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के गढ़ अमेठी में राहुल गांधी को भी हराया, लेकिन सबसे बड़े गढ़ यूपी में बीजेपी की 9 सीटें घट गईं। 2014 में बीजेपी ने जहां यूपी में 71 सीटें जीती, 2019 में ये 62 ही रह गईं। दरअसल 2019 में सपा, बसपा और रालोद ने मिलकर यूपी में चुनाव लड़ा था। तीनों पार्टियों ने 39% वोट शेयर के साथ 15 सीटें जीती। हालांकि रालोद एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन 3 पार्टियों के साथ आने से बीजेपी की सीटें तो कम हुई ही, इसके साथ जीत का अंतर भी कम हो गया। बीजेपी ने यूपी में 2014 में जहां 1 लाख से कम वोट से सिर्फ 18 सीटें जीती, वहीं 2019 में ये बढ़कर 20 हो गई। बीजेपी ने 2014 में 1 से 2 लाख के अंतर से 23 सीटें जीती थी। 2019 में ये घटकर 19 रह गईं। 2014 में बीजेपी ने 2 से 3 लाख वोटों के अंतर से 19 सीटें जीती थी। 2019 में ये सिर्फ 13 रह गईं। बीजेपी ने 2014 में 3 से 4 लाख वोटों के अंतर से 8 सीटें जीती। 2019 में ये 6 हो गई। 2014 में बीजेपी ने 4 से 5 लाख के अंतर से 2 सीटें जीती थी। 2019 में ये बढ़कर 3 हो गई। बीजेपी ने 2014 में 5 लाख से ज्यादा वोटों से 1 सीट जीती थी। 2019 में भी 1 सीट जीती। इन आंकड़ों से साफ है कि यूपी में इंडी गठबंधन में बसपा के आने से फर्क तो पड़ना है। हालांकि बीजेपी इस चुनौती से 2019 में भी निपट चुकी है। ऐसे में बीजेपी भले ही 2014 न दोहरा पाए, लेकिन 2019 का प्रदर्शन बरकरार रहेगा।